दोस्तों आज की हम वीडियो में बात करेंगे प्रोस्पेक्टस। कंपनी लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक प्रोस्पेक्टस के बारे में बात करने वाले हैं और बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप कंपनी लॉ की और वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहां जाके वीडियो देखो। आपके लिए तो बना रखी है प्लेलिस्ट, ये प्लेलिस्ट आपके लिए ही है, तो आप जाके देखिए ना वीडियोस। बेनिफिट आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, मिलेगा तो है ही, इसमें तो गारंटी नहीं कोई। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? देखो प्रोस्पेक्टस क्या होता है, शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है? प्रोस्पेक्टस का मतलब जब कंपनी बाहर से पैसा कोई भी रेस करती है, बाहर से पैसा मार्केट से मंगाती है, रेस उठाती है, तो वहां पर आपको कंपनी को अपने बारे में बताना पड़ता है। कंपनी क्या है, जैसे कि आपने कई बार कॉलेज में भी, आप कॉलेज में आप जब या तो रेगुलर कॉलेज में आप गए होंगे, अगर आपने रेगुलर कॉलेज से की है तो रेगुलर कॉलेज में आपने देखा एक प्रोस्पेक्टस मिलता है कॉलेज की तरफ से, जहां पर कॉलेज के बारे में लिखा होता है कि कॉलेज क्या है, कैसे कॉलेज में काम होता है, कॉलेज में किस तरह से एक्टिविटी होती है, कॉलेज में क्या क्या कोर्सेज है। तो ये सब चीजें लिखी होती है, ऐसे ही कंपनी के बारे में लिखा होता है ना। सो एवरी कंपनी रिक्वायर कैपिटल फॉर इट्स बिजनेस। हर एक कंपनी कैपिटल चाहिए, तो हर एक कंपनी को कैपिटल इशू करनी, कैपिटल लाने के लिए सिक्योरिटीज इशू करनी पड़ती है। सिक्योरिटीज यानी कि शेयर्स, डिवेंचर्स, उन्हीं के थ्रू तो कंपनी पैसा लगाती है। कंपनी में कोई भी पैसा क्यों लगाएगा, कैसे लगाएगा? सिक्योरिटी से इशू करके। तो कंपनी क्या करती है, सिक्योरिटी को इशू करती है, और उस सिक्योरिटी को खरीद के लोग पैसा लगाते हैं कंपनी में। ठीक है, बट द पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज कैन नॉट यूज ऑलमोस्ट द सेम वेज और मेथड फॉर इशूइंग द सिक्योरिटी। हर एक सारी कंपनी ऐसा इशू नहीं करती, सारे कंपनी अलग अलग तरीके होते हैं, सबके सेम तरीके नहीं होते पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के कि पैसा मार्केट से इशू करने के लिए। ठीक है, तो द वेज और मोड्स ऑफ इशूइंग सिक्योरिटी बाय बोथ द क्लासेस ऑफ कंपनी, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी जो सिक्योरिटी इशू करती है अलग अलग तरीके से करती है, आर ब्रीफली डिस्क्राइब इन इंश्योरिंग पैराग्राफ। देखो उसमें क्या होता है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है। तो प्रोस्पेक्टस देखो क्या है, एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस एंड इंक्लूड्स रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अभी समझेंगे अभी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है। ठीक है, ये भी एक टाइप है प्रोस्पेक्टस का। सेल्फ प्रोस्पेक्टस होता है, ये भी हम समझेंगे, सेक्शन 31 में बता रखा है, ये सेक्शन 32 में बता रखा है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के बारे में। या कोई भी ऐसा नोटिस निकालती है, सर्कुलर निकालती है, एडवर्टीजमेंट या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट जहां पर इनवाइट कर रही है, वो इनवाइट करने के लिए, इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटी, ताकि वो हमारी सिक्योरिटी को खरीदे, सब्सक्राइब करे। ठीक है, ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट, इसको प्रोस्पेक्टर बोलते हैं। ये जो टेक्निकल डेफिनेशन है, ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 17 में बता रखी है। ये टेक्निकल थोड़ी डेफिनेशन है प्रोस्पेक्टस की, इसमें कोई मीनिंग नहीं बता रखा आपको, देखो ध्यान से। इसमें बस ये सिंपल सा टेक्निकल डेफिनेशन है कि प्रोस्पेक्टस मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस भी होता है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। देखो ये बता नहीं रखा अब रेड हेरिंग क्या है, शेल्फ क्या है, तो हम इसको डिटेल में समझेंगे अब क्या है। तो देखो इसकी ढंग से डेफिनेशन कहां पर लिखी हुई है, यहां पर है। तो देखो प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट कंटेन डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। मैंने आपको क्या बताया अभी स्टार्टिंग में कि कंपनी के बारे में जहां पर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, एक एक चीज लिखी होती है, कंपनी, कंपनी क्या है, कहां पर उसका हेड ऑफिस है, कंपनी कैपिटल कितनी है, ठीक है, कंपनी कौन से कैपिटल इशू कर सकती है, कंपनी में क्या स्ट्रक्चर है, हर चीज कंपनी के बारे में लिखी होती है। एंड इन्विटेशन टू द पब्लिक, इन्विटेशन करती है ये प्रोस्पेक्टस में एक इन्विटेशन लिखा होता है कि आओ हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। फॉर सब्सक्राइबिंग टू द शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, अगर शेयर से थ्रू पैसा रेज कर रही है तो शेयर कैपिटल आती है कंपनी में, या डिबेंचर्स। ठीक है, अगर डिबेंचर इशू कर रही है तो डिबेंचर आता है, इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट जहां पर कंपनी के बारे में पूरा लिखा होता है, हर एक इंफॉर्मेशन, और उसमें इन्विटेशन होती है पब्लिक के लिए ताकि वो हमारी कंपनी में सब्सक्राइब करे शेयर कैपिटल या इन डिबेंचर। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 36 उसमें क्या बता रखा है, प्रोस्पेक्टर मींस एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब और इशूड एज प्रोस्पेक्टर इंक्लूड एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, जहां पर हम इनवाइट करते हैं पब्लिक से, डिपॉजिट इनविटेशन करते हैं ताकि वो हमारे शेयर्स, डिबेंचर खरीदे। ठीक है, इसको प्रोस्पेक्टर बोलते हैं। तो ये सेक्शन 2 सेक्शन 36 में बता रखा है। पीछे जो सेक्शन था, ये सेक्शन क्या था, ये सेक्शन था सेक्शन 2 सब सेक्शन 70। समझ लो बात को। तो ये भी डेफिनेशन है प्रोस्पेक्टस की, बट ये सही डेफिनेशन नहीं है।
एक्चुअल में देखो ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है सेक्शन 236 में कि प्रोस्पेक्टस मतलब कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जहां पर डिस्क्राइब है इशू करा जाता है ऐसा प्रोस्पेक्टस, जो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो इशू करा जाता है एज अ प्रोस्पेक्टस को होता है प्रोस्पेक्टस। कोई भी डॉक्यूमेंट को उसमें लिखा होता है, कोई भी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि इनवाइट कर रहा है डिपॉजिट्स, ताकि पब्लिक को इनवाइट कर रहा है कि भाई आओ मेरी कंपनी में सब्सक्रिप्शन लो या परचेज करो शेयर्स या डिबेंचर्स। सो एनी डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टस मस्ट हैव इन फॉलोइंग इंग्रेडिएंट, कुछ इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए ये वाले, तभी वो प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। क्या क्या है वो, कि उसमें एक तो इनविटेशन जरूर होनी चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ कंपनी के बारे में बता रखा है, इनविटेशन है ही नहीं तो ये प्रोस्पेक्टस नहीं कहेगा उसे। ठीक है ना, इनविटेशन जरूर होनी चाहिए कि पब्लिक को, ताकि वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करे। इनविटेशन होनी चाहिए, मस्ट बी मेड और बिहाफ ऑफ द कंपनी के बिहाफ पे होनी चाहिए इनविटेशन, या कंपनी ने करी होनी चाहिए। ठीक है, और इन रिलेशन टू द इंटेंडिंग कंपनी, कोई भी ऐसी कंपनी जो कि उस रिलेशन में है, जैसे सपोज करो कि मैं कोई कंपनी में इन्वेस्ट, कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करना चाह रही है लेकिन वो अपनी कंपनी नहीं कोई दूसरी कंपनी, तो उसमें लिखा होना चाहिए नाम कि किस कंपनी, कौन सी कंपनी है, जो प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ उसके अंदर कि कौन सी कंपनी है जो पब्लिक को इनवाइट कर रही है। ठीक है, तो इनविटेशन मस्ट बी सब्सक्राइब और परचेज, इनविटेशन होना चाहिए सब्सक्राइब करने का या परचेज, ताकि वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करे, परचेज करे कि शेयर डिवेंचर्स। और इनविटेशन मस्ट रिलेट टू शेयर, वही लिखा हुआ है ना, शेयर डिवेंचर्स रिलेटेड होना चाहिए। तो ये समझ आ रही है कि बात, उम्मीद करता हूँ सारा कुछ समझ में आ ही गया आपको प्रोस्पेक्टस क्या होता है ना, ज्यादा कुछ है नहीं, दिक्कत कोई है नहीं बात। अब आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो कंटेंट क्या होते हैं प्रोस्पेक्टस में, क्या क्या लिखा होता है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना कि भाई कंटेंट क्या है प्रोस्पेक्टस में। प्रोस्पेक्टस में देखो बहुत सारी चीजें होती है। सो प्रोस्पेक्टस में यहां से आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर न्यू कंपनीज एक्ट डज नॉट कंटेन एनी मॉडल, कोई ऐसा मॉडल नहीं बता रखा, तो इट ओनली प्रिस्क्राइब द कंटेंट, हमें सिर्फ कंटेंट बता रखा है कि कंटेंट क्या होने चाहिए प्रोस्पेक्टस में, इंडियन कंपनी एक्ट में बता रखा है। तो क्या है देखो, डेट लिखी होती है, कंपनी कब बनी है, ये कब डेट आपका क्या है प्रोस्पेक्टस का। ठीक है, डेट में क्या लिखा होता है, सिग्नेचर, उसके बाद डेट के बाद क्या लिखा, सिग्नेचर, किसने सिग्नेचर कर रखा है भाई। इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में, इंफॉर्मेशन में देखो क्या क्या है कंपनी की, डेट में आ जाएगा कि कंपनी कब बनी, सिग्नेचर यानी कि लोगों ने कौन कौन सब्सक्राइब कर रखे हैं, ये हमने पढ़ा था एमओए में। एमओए में लोग सब्सक्राइब करते हैं ना, जो नए नए मेंबर होते हैं, कितने लोगों ने सिग्नेचर कर रखा है, प्रोस्पेक्टस में सिग्नेचर किन लोगों ने कर रखा है वो पता होना चाहिए। डेट का मतलब यहां पर वो नहीं है कि कंपनी की इंफॉर्मेशन डेट, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन की डेट, प्रोस्पेक्टस की डेट क्या है इशू करने की। और यहाँ पर नेम, एड्रेस, नेम ऑफ एड्रेस, यानी कि इसमें क्या आ जाएगा, इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में बता रहे हैं, ये है कि नेम ऑफ एड्रेस, कंपनी का नेम क्या है। ठीक है, डेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द इशू, डिक्लेरेशन अबाउट द इशू ऑफ अलॉटमेंट, भाई कंपनी अलॉटमेंट कैसे देगी, रिफंड कैसे देगी, कब ओपनिंग होगा क्लोजिंग होगा इशू का, स्टेटमेंट ऑफ द बाय बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या स्टेटमेंट दे रखी है, अंडर राइटिंग कैसे होगी, सबको लिखा होता है। मतलब कंपनी के बारे में, कंपनी कैसे इशू करेगी, इशू के बारे में, शेयर इशू कैसे करेगी, डिबेंचर इशू कैसे करेगी, उसके बारे में लिखा हुआ है। अंडर राइटिंग कैसे होगी, कंसेंट डायरेक्टर की कैसे मिलेगी। ठीक है, ऑथोरिटी, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, मेन ऑब्जेक्ट क्या है, पब्लिक ऑफर क्यों कर रही है, लोग इन्विटेशन क्यों दे रही है पब्लिक को, अलॉटमेंट कैसे देगी मुझे। ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होगा, डिटेल डायरेक्टर कौन कौन है कंपनी के अंदर, बिजनेस की पोजीशन क्या है, क्योंकि अगर लोग पब्लिक को पता ही नहीं होगा कि कंपनी की पोजीशन क्या है, मान लो कि कंपनी की सेल गिरी जा रही है, गिरी जा रही है, वो बताएगी नहीं कंपनी, तो गड़बड़ हो जाएगी ना, फिर पब्लिक क्यों सब्सक्राइब करेगी शेयर। पर्टिकुलर ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट किस, पैसा कहां लगेगा, ये वाला कौन से प्रोजेक्ट पे लगेगा, लिटिगेशन कैसे होगी कि अगर कोई केस कुछ करना पड़े कैसे करूंगा मैं कंपनी में, रिपोर्ट्स, रिपोर्ट कैसे मिलेगी कंपनी की, डिक्लेरेशन कैसे होगा डिविडेंड वगैरह का, तो ये सब चीजें लिखी होती है। तो कंपनी के बारे में देखो सारी चीजें कैसे लिखी हुई है, कंपनी के बारे में सारी चीजें इशू की लिखी हुई है, कंपनी के बारे में चीजें लिखी हुई है कि इशू कैसे होगा, मतलब ये सारा का सारा उससे रिलेटेड है। ठीक है ना, तो प्रोस्पेक्टस में ये सब चीजें होती है। तो ना कि इसमें देखे जा सकते हो आप कंपनी के बारे में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि कंपनी कब बनी है, वो तो मेमोरेंडम से पता चल जाएगा ना। यहां पर जो आप सोच रहे होगे कंपनी के बारे में कोई लिखा हुआ नहीं है कि कंपनी कब बनी, कंपनी का नाम क्या है, भाई वो तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मिल जाता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई भी इसको ले सकता है। प्रोस्पेक्टस का मतलब ये नहीं है कि यहां पर आपका नाम लिखा होगा, कंपनी का एड्रेस क्या है, नहीं, वो तो मेमोरेंडम में लिखा होगा। यहां पर तो जो शेयर और डिवेंचर इशू कर रही है उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है कि कंपनी प्रोफेसर कब इशू कर रही है, सिग्नेचर कितने का रखी है, देखो उसकी सारी है कि नेम ऑफ एड्रेस,
नेम्स ऑफ एड्रेस आ गया, और कब इशू होगा, ओपनिंग का कब क्लोजिंग होगी, अलॉटमेंट कैसे होगा, कैसे रिफंड होगा पैसा, कैसे अंडरराइटिंग होगी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होगा, देखो सारा चीजें उससे रिलेटेड लिखी हुई है। पेमेंट कंपनी का स्टेटस क्या है, ताकि वो पहचान, ताकि वो पब्लिक को इन्वेस्ट करने में आसानी हो, ये सब चीजें। सो हु कैन इशू प्रोस्पेक्टस, अब देखो सवाल आता है कि प्रोस्पेक्टस कौन इशू करता है। देखो प्राइवेट कंपनी नहीं करती है, प्राइवेट कंपनी तो भैया बाहर से पैसा रेज करते नहीं है, उसको तो रेस्ट्रिक्शन होती है ना। प्राइवेट कंपनी नहीं करती है, तो कौन सी कंपनी करेगी, पब्लिक कंपनी करती है, सिंपल है। पब्लिक कंपनी करती है प्रोस्पेक्टिव इशू, क्योंकि पब्लिक कंपनी बाहर से पैसा उठा सकती है, देखो। और कोई भी पर्सन कर सकता है उसके बिहाफ पे, पब्लिक कंपनी के, एनी हु हैज एंगेज, हु इज इंटरेस्टेड, कोई भी ऐसा पर्सन जो उसमें एंगेज है या कोई इंटरेस्टेड है वो कर सकता है। ऑन बिहाफ ऑफ अ पर्सन हु इज एंगेज, देखो जो एंगेज है, इंटरेस्टेड है, उसके बिहाफ पे भी कोई पर्सन कर सकता है। तो ये लगभग या तो पब्लिक कंपनी कर सकती है या कोई उसका पर्सन जो इंगेज है कोई काम में, और इन दोनों के बिहाफ पे, पब्लिक कंपनी के बिहाफ पे या कोई पर्सन इंटरेस्टेड है उसके बिहाफ पे, सिंपल सा मतलब है ना, पब्लिक कंपनी या कोई पर्सन इंगेज है। अब प्रोस्पेक्टर कौन नहीं इशू कर सकता वो भी समझना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टर व्हेन इशू प्रोस्पेक्टर नो नीड, मतलब क्या रहा है कि प्रोस्पेक्टस कब जरूरत नहीं आपको इशू करने की, तब जरूरत नहीं है जब पब्लिक को आप ऑफर नहीं कर रहे। शेयर डिवेंचर जब आप पब्लिक को ऑफर करते हो तो प्रोस्पेक्टस इशू करना मैंडेटरी है, ठीक है। लेकिन जब आप पब्लिक ऑफर ही नहीं कर रहे, तो जैसे प्राइवेट कंपनी है वो प्रोस्पेक्टस थोड़ी इशू करती है, तो प्राइवेट कंपनी नहीं करती, ठीक है, तो उसके लिए जरूरत नहीं है। ऑफर टू द एग्जिस्टिंग मेंबर, अगर आप अपने कंपनी के अंदर के ही इंप्लॉय को या कंपनी अपने ही शेयर होल्डर को दोबारा से शेयर दे दी है, तो भैया वहां प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है, तो वही लिखा है। ऑफर फॉर यूनिफॉर्म इन ऑल एस्पेक्ट्स, अगर आपका मतलब ऑफर है जो कि लगभग सेम ही है, पहले भी आप वही कर रहे थे ऑफर, अब भी वही कर रहे हो, जैसे कंपनी पहले आप 1,000 शेयर इशू कर रही थी, अब भी 1,000 शेयर इशू कर रही है, तो लोगों को पता है कि यार इस कंपनी के बारे में क्या है, प्रोस्पेक्टस बार बार पढ़ने की जरूरत थोड़ी है, पहले वाला प्रोस्पेक्टस इशू कर लेगी, मतलब पहले वाले ही लोग पढ़ लेंगे इसका प्रोस्पेक्टस, तो इसलिए बार बार इशू नहीं करती है। बोनीफाइड इन्विटेशन इज मेड टू अ पर्सन टू एंटर इनटू अंडर राइटिंग एग्रीमेंट, जब कोई अंडर राइटिंग एग्रीमेंट होता है, बोनीफाइड का मतलब ऑनेस्टी से, आप कोई अंडर राइटिंग एग्रीमेंट, अंडर राइटिंग पता है नाम क्या होती है, अंडर राइटिंग का मतलब जैसे कि कंपनी क्या करती है, एक अंडर राइटर को अपॉइंट, अंडर राइटर होता है, उसमें कंपनी कहती है कि देखो भैया अगर मेरे शेयर नहीं बिके तो आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना, अगर मेरे शेयर नहीं बिके तो आप मेरे सब्सक्राइब कर लेना, बिक गए तो आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं बिक पाए तो उसे बोलते हैं अंडर राइटिंग करना, ठीक है, तो उसके साथ भी आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अब हम कुछ टर्म समझने वाले हैं जो कि इस प्रोस्पेक्टस में आती है, अलग अलग टर्म्स जो कि अलग अलग आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, ये क्या होता है एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस मतलब मेमोरेंडम कंटेनिंग साइलेंट फीचर ऑफ अ प्रोस्पेक्टस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेबी बाय मेकिंग रेगुलेशन, वो कोई भी ऐसा प्रोस्पेक्टस जहां पर सेबी ने कहा रखा है, ये सेबी ने बता रखा है, उसमें आपका कुछ साइलेंट फीचर होते हैं प्रोस्पेक्टस के, ठीक है, उससे बोलते हैं एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, मतलब जहां पर आपका कंपनी के बारे में कुछ लिखा होता है साइलेंट। अब आप सोचो साइलेंट फीचर क्या होते हैं, मतलब सेबी ने क्या रखा है कि प्रोस्पेक्टस में कुछ ऐसे साइलेंट फीचर होने चाहिए, उसे एवरेज प्रोस्पेक्टस बोल देगा। अब साइलेंट फीचर क्या है, मतलब उसमें लिखा होता है कि ब्रीफ हिस्ट्री, अब जैसे आपको सोच रहे हो कि कंपनी के बारे में नहीं लिखा होता प्रोस्पेक्टस में, लेकिन एवरेज प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है, ब्रीफ हिस्ट्री होती है कंपनी के बारे में लिखना, ये सेक्शन 2 सेक्शन 1 में सैबी ने बता रखा है, वो फिर एवरेज प्रोस्पेक्टस बन जाता है। ब्रीफ हिस्ट्री, कंपनी कैसे बनी, उसके प्रमोटर कौन है, कैसे प्रमोटर कैसे है, और कैसे कैसे कंपनी ने काम किया, ये सब एवरेज प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है, नॉर्मल प्रोस्पेक्टस में नहीं लिखा होता, ठीक है, तो वो एवरेज प्रोस्पेक्टस में आता है, वैसे प्रोस्पेक्टस में लिखा नहीं होती चीजें। फिर डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या है, डीम्ड का मतलब होता है मान लेना, मान लेना। सो इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस दैट सच सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी allotted who or agreed to the allotted to some intermediary known as issuing house, कभी कभार हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी हम इशू कर देते हैं कुछ इंटीमीडियरी को जो एक्चुअल में शेयर को बिकवाने का काम करते हैं हमारे, वो इश्यूइंग हाउस होते हैं। तो इश्यूइंग हाउस को हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी को जब इशू कर देते हैं तो वहां पर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट दे दे तो वो प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। तो द इशूइंग हाउस in turn is required to offer all or any of these security to the public by means of some document, फिर जो इशूइंग हाउस है ना, जब वो पब्लिक को
सिक्योरिटी इशू करेगा। बिकॉज हम क्या करते हैं, कंपनी कभी भी क्या करते हैं, कंपनी सारी सिक्योरिटी को बेचना है तो कंपनी क्या करेगी, इशूइंग हाउस को सिक्योरिटी बेच देगी। अब इशूइंग हाउस आगे पब्लिक को बेचता है, तो वो इशूइंग हाउस प्रोस्पेक्टस कंपनी जैसा थोड़ी बनाएगा, क्योंकि कंपनी तो अभी पब्लिक को डायरेक्टली तो इशू कर नहीं रही है। अगर डायरेक्टली इशू करेगी तो प्रोस्पेक्ट इशू करना पड़ेगा, लेकिन इशूइंग हाउस कर रहा है तो इशूइंग हाउस कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट तो निकालेगा ना इनविटेशन के लिए, तो वो डॉक्यूमेंट ही फिर जब इशू है कोई भी निकालेगा, वो सच डॉक्यूमेंट को क्या माना जाएगा, प्रोस्पेक्टस। ये उसको बोला जाएगा ऑफर फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटी। वो डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, ऑफर। वो ऑफर दे रहा है ना लोगों को कि कंपनी के शेयर खरीदो, तो वो डॉक्यूमेंट को हम डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा कि वो कंपनी के द्वारा इशू किया गया है, डीम्ड कर दिया जाएगा, मान लिया जाएगा कंपनी ने ही प्रोस्पेक्टस इशू करा है। हालांकि वो कंपनी ने नहीं करा, इशूइंग हाउस ने करा है, बट मान लिया जाएगा बिकॉज इशूइंग हाउस किसका था, किसके इंटीमेटरी में काम कर रहा है, वो किसके अंडर काम कर रहा है, कंपनी के। ठीक है। उसके बाद शेल्फ प्रोस्पेक्टस एक होता है, ये टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस है। हम टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस समझ रहे हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये आ सकता है आपके यहाँ पर एग्जाम में भी। शेल्फ प्रोस्पेक्टस का मतलब अ प्रोस्पेक्टस इन रेस्पेक्ट ऑफ विद द सिक्योरिटीज or class of securities included therein are issued for subscription one or more issues over a certain period without the issue further। अब क्या मतलब है, समझ नहीं आया ना, सेक्शन 31 में बता रखा है ये। देखो, देखो कंपनी का को क्या करना पड़ता है, ध्यान समझना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से समझना मेरी बात को। कंपनी को क्या करना पड़ता है कि अगर आपने एक प्रोस्पेक्टस इशू करा, तो वो एक टाइप का पैसा रेज करने के लिए करा होगा ना। जैसे कि कंपनी को मान लो 1 करोड़ इशू करना है, 1 करोड़ चाहिए, तो उसको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ा। अब मान लो कि 1 साल के बाद फिर दोबारा से कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी को दोबारा से पैसा चाहिए, मान लेते हैं 1 करोड़ दोबारा से, तो कंपनी को क्या दोबारा प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। पहले इशू करा, अब दोबारा से इशू करना पड़ेगा। हर एक दोबारा इशू पे कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। तो ये बड़ी दिक्कत है कंपनी की, क्योंकि जो कंपनी एक्सपेंड कर रही होती है, बढ़ा रही है बिजनेस, तो उसको पैसा चाहिए होता है हर 1 साल में, या चाहिए होता है हर वक्त, कहीं ना कहीं पैसा चाहिए होगा, तो वो पैसा रेज करती रहेगी, तो दोबारा बार बार प्रोस्पेक्टस अगर इशू करती रहेगी तो उसका एक्सपेंस बहुत लगता है, उसके काफी खर्चे होते हैं बार बार प्रोस्पेक्टस इशू करने में, बार बार कंपनी के प्रोस्पेक्टस इशू करने में। तो जो खर्चे बचाने के लिए वो कंपनी क्या कर सकती है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है, एक ही बारी में एक ही प्रोस्पेक्टस। शेल्फ का मतलब क्या है, आपने कह दिया कि भाई मैं जितने भी आने वाले दिनों में जितनी सिक्योरिटी इशू करूंगा, उन सब का प्रोस्पेक्टस है ये, क्या नाम उसका रख दिया, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। अगर कंपनी ने शेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया सेबी के साथ, तो कंपनी ये कहना चाह रही है कि भाई मैं आने वाले दिनों की जितने भी मैं कंपनी ऑफर करेगी सिक्योरिटी, उसका मैं एक ही बारे में प्रोस्पेक्टस मैंने इशू कर दिया है, बार बार कंपनी इशू नहीं करेगी। ठीक है। तो वही लिखा, प्रोस्पेक्टस इन रिस्पेक्ट टू विच सिक्योरिटी दे आर इंक्लूड इशू वन और मोर, देखो लिखा है ना, वन और मोर इशूज। वन और मोर इशूज के लिए, वैसे तो अप टू 4 के लिए होता है, 4 इशू के लिए होता है ज्यादातर ये। तो वन और मोर इशू ओवर सर्टेन विदाउट द इशू ऑफ फर्दर प्रोस्पेक्टस, बार बार इशू नहीं कर दी, विदाउट द इशू ऑफ फर्दर प्रोस्पेक्टस, दैट इज सेल्फ प्रोस्पेक्टस। समझ आ गया आपको चीजें, बहुत बढ़िया। अगला है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग जो स्टार्टिंग में भी डेफिनेशन नाम आ रहा था, याद है आपको, शुरुआत में देखो एक डेफिनेशन थी प्रोस्पेक्टस की, क्या डेफिनेशन थी, ये कि प्रोस्पेक्टस में क्या आता है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, तो आपको समझ में आ गया। अब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या है, सेक्शन 32 में बता रखा है, ये सारे सेक्शन में याद रख लेना, बढ़िया रहेगा पेपर के लिए। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मतलब मींस a prospectus which does not have complete particulars on the quantum or price of securities offered and the quantum of securities included therein। क्या मतलब है इसका, बड़ा ध्यान से समझना मेरी बात को। देखो, एक ऐसा प्रोस्पेक्टस है ये जहां पर कंपनी, रेड हेरिंग का मतलब होता है छुपा लेती है, मतलब ये नहीं पता, प्रोस्पेक्टस तो इशू कर दिया, लेकिन उस प्रोस्पेक्टस में ये नहीं लिखा होगा आपके सामने कि कौन, कभी कभार कौन सी सिक्योरिटी इशू कर रही है, शेयर कर रही है, डिवेंचर कर रही है, कुछ नहीं पता। प्राइस क्या है उसका, पता नहीं। क्वांटम का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी, कितना कर रही है ये नहीं पता, प्राइस क्या है वो भी नहीं पता, क्वांटम ऑफ सिक्योरिटीज ये नहीं पता। ठीक है। तो इसको क्या बोलती है, रेड हेरिंग। ठीक है, सॉरी, ये नंबर ऑफ सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटी तो पता चल जाएगा ना कि शेयर डिवेंचर से पैसा इशू कर रही है, ये तो ठीक है, कि कितनी सिक्योरिटीज इशू करनी है ये नहीं पता, और प्राइस कितना है, और ये मेन इंफॉर्मेशन होती है। कोई भी बंदा पैसा लगाएगा आप कंपनी में, तो उसको पता होना चाहिए कि कितना प्राइस में मुझे एक शेयर मिलेगा,
और कितने शेयर कंपनी इशू कर रही है, कुछ नहीं पता चलेगा आपको। अब ऐसा क्यों करती है, सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि ये तो मेन चीज है, बंदा फिर पैसा कैसे लगाएगा। बेसिकली ये स्टार्टिंग में करती है, जब कंपनी शुरुआत में पहली बार कोई प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है तो वो रेड हेरिंग करती है। स्टार्टिंग में प्रीलिमिनरी प्रोस्पेक्टस की तरह इशू होती है। पहली बार जब कंपनी इशू करती है तो प्रीलिमिनरी प्रोस्पेक्टस में आता है ये, कि पहली बार जब प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है, तो वहां पर क्या होता है ना, कंपनी कभी कभार ये प्रोस्पेक्टस आपको पता है सेबी के साथ फाइल करना पड़ता है। सेबी के साथ ये फाइल करना पड़ता है, ताकि उससे पहले वहां पर अप्रूवल लेनी पड़ती है ना, तो सेबी के साथ इसको फाइल करना पड़ता है। अब ये सेबी के साथ फाइल करने के लिए कुछ टाइम लगता है, तो उससे फाइल करने के लिए आपको पता नहीं होता, जब तक वो रजिस्ट्रेशन आपको नहीं मिल जाती है प्रोस्पेक्टस की, उस समय कंपनी क्या करती है, एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट इशू करती है। वो ये कंपनी ये बताना चाह रही है कि देखो भैया, मेरी अभी प्रोस्पेक्टस की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है सेबी के साथ, अभी मैं थोड़ा सा पेंडिंग हूँ, रजिस्ट्रेशन अभी मुझे नहीं मिली है, तब तक के लिए मेरा आप प्रोस्पेक्टस देख लो, कंपनी के बारे में पढ़ लो, उसके बाद जाके मैं फाइनल प्रोस्पेक्टस इशू करूंगी। ये प्रोस्पेक्टस रेड हेरिंग होता है, जहां पर कंपनी अभी स्टार्टिंग में बस प्रोस्पेक्टस बता रही है। ये पहला पेज होता है प्रोस्पेक्टस का, कि भाई देखो अभी मेरा प्रोस्पेक्टस प्रीलिमिनरी है, अभी मेरा पहली बार है ये, मतलब अभी मेरे को अभी रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट नहीं मिला, रजिस्ट्रेशन अभी मुझे नहीं मिली है सेबी के साथ, तो धीरे जैसे ही मिल जाएगी मैं आपको दोबारा से कर दूंगी। तो रेड हेरिंग बेसिकली अभी सिर्फ एक स्टार्टिंग में कंपनी बता रही है पब्लिक को कि देखो भैया, मेरा ये कंपनी है, मैं इशू कर रही हूँ, अभी ये नहीं पता कितना कर रही हूँ, बता नहीं सकती वो कंपनी। क्यों नहीं बता सकती, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन नहीं मिली। आपको बताओगी बाद में, लेकिन आप मेरी कंपनी के बारे में पढ़ लो, इन्वेस्ट करने की सोच लो, उसके बाद मैं आपको फाइनल परसेंटेज दूंगी। इसे बोलते हैं रेड हेरिंग। ठीक है, रेड हेरिंग का मतलब अभी बोल्ड स्टेटमेंट बता रही है, बोल्ड रेड हेरिंग का, रेड का मतलब क्या होता है, ज्यादा ज्यादा ध्यान दो, कि भाई इस पे ज्यादा ध्यान दे लो, कि मेरी कंपनी में अभी मैं इशू तो कर रही हूँ, लेकिन ये नहीं पता कितना कर रही हूँ, कितना नहीं, कितना कर रही हूँ और क्या प्राइस है। तो दैट इज द रेड हेरिंग, जहां पर कंपनी को भी रजिस्ट्रेशन नहीं मिली। उसके बाद स्टेटमेंट इन लियो प्रोस्पेक्टस मतलब क्या है, ये प्राइवेट कंपनी फाइल करती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को भी तो इशू करना पड़ता है ना, लेकिन वो पब्लिक से नहीं करती। सो ऑल पब्लिक कंपनी आइदर इशू अ प्रोस्पेक्टस। वैसे तो पब्लिक कंपनी के पास भी एक हक है कि वो या तो प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है, या फिर एक ऐसा स्टेटमेंट कर सकती है इशू, जिसे बोलते हैं स्टेटमेंट इन लियो प्रोस्पेक्टस। क्या होता है ये, अ प्राइवेट कंपनी इज प्रोहिबिटेड, आपको पता है कि फ्रॉम इशूइंग, पब्लिक से पैसा रेज नहीं कर सकती प्राइवेट कंपनी, बट द प्रमोटर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी नीड नॉट नेसेसरली गो टू द पब्लिक फॉर मनी। प्रमोटर जो होता है पब्लिक कंपनी, कभी कभार वो पब्लिक के लिए, पब्लिक में नहीं जाते मनी मनी के लिए। वो क्या करते हैं, प्रमोटर में भी कॉन्फिडेंट फॉर ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड कैपिटल थ्रू प्राइवेट सोर्सेज, कभी कभार प्राइवेट सोर्सेज से थ्रू पैसा रेज करते हैं कंपनी में, उसमें आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं होती। बट प्रमोटर मस्ट प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट, प्रोस्पेक्टस जैसा बनाते हैं जो, एक प्रोस्पेक्टस जैसा बनाना पड़ता है डॉक्यूमेंट, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट इन न्यू प्रोस्पेक्टस। जब वो प्राइवेट सोर्सेज के थ्रू पैसा रेज करते हैं, पब्लिक कंपनी, सॉरी प्राइवेट कंपनी नहीं, मैं प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा था, पब्लिक कंपनी ही प्राइवेट सोर्सेज से बात रेज करती है, और उस डॉक्यूमेंट जो बनाती है रेज करने के लिए, वो प्राइवेट जो वो स्टेटमेंट न्यू प्रोस्पेक्टस है। तो दिस डॉक्यूमेंट मस्ट बी, अभी डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म करना जरूरी होता है, शेड्यूल थर्ड ऑफ द एक्ट, कंपनीज एक्ट में शेड्यूल थर्ड में बता रखा है क्या डॉक्यूमेंट कैसे फॉर्म करना है, उसमें लिखा होगा, एंड द सेम इंफॉर्मेशन दिखनी पड़ती है प्रोस्पेक्टस में जो बता रखी है। समझ आ गई बात, आई होप ये सब चीज अच्छी समझ में आई है। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, फैला दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, शुक्रिया, अदाब।